हेलो दोस्तों, 24 एग्जाम वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सेट थ्री को हल करेंगे। सेट थ्री में हम लोग का होगा आज का सेट 28 सितंबर 2022 शिफ्ट थ्री का सेट होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे ग्रुप डी 2025 में जो आने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, आज सेट 99 सेट को हम हल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जाकर सर्च करिएगा 24 एग्जाम वन, तो आप वहाँ पर मेरा लोगो दिखाई देगा, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सेट को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली में मूत्रवाहिनी नीली रेखाओं के रूप में दिखाया गया है और मूत्राशय की स्थिति को दर्शाता है। तो मूत्राशय की स्थिति को दर्शाया गया है इसमें, और मानव उत्सर्जन प्रणाली में मूत्रवाहिनी को नीले रंग में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को मूत्राशय की स्थिति को दर्शाता है, हम लोग को इसमें से बताना है कौन सा इसमें है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बताते भी चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा यानी कि चौथा, यानी कि चित्र नंबर एक। तो हम लोग का चित्र नंबर एक क्या हो जाएगा, हम लोग का मानव मूत्राशय की स्थिति को पूरा दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का मूत्राशय को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग इसका चित्र देखकर समझते हैं पूरा। जैसे है हम लोग का मानव मूत्र के अंग और कार्य, हम लोग का ये फिगर है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम लोग का गुद्दा यानी कि किडनी, किडनी जो है ये हम लोग का है यहाँ पर किडनी। किडनी ये रक्त को छान कर मूत्र बनाते हैं, तो रक्त को छान कर हम लोग का ये मूत्र बनाता है। ठीक है दोस्तों, किडनी का कार्य है। ठीक है दोस्तों, और मूत्रवाहिनी यानी उटेरस, ये नलियां है जो गुदे के मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। तो यूट्रस यानी मूत्रवाहिनी का क्या कार्य होता है, हम लोग का मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी हम लोग का ये जो भाग है हम लोग का ये मूत्रवाहिनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये नलिया जो है गुदे से हम लोग का यानी किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है, यानी कि यहाँ तक ले जाती है। ठीक है दोस्तों, तक ले जाती है, ये हम लोग का मार्ग है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का मूत्रवाहिनी है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग का एक किडनी है, किडनी में जो बनता है मूत्र उसको मूत्राशय तक ले जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का ये मूत्राशय है यानी ब्लैडर, यह एक थैलीनुमा अंग है जो मूत्र को जमा करता है। तो मूत्राशय क्या करता है हम लोग का, ये हम लोग का थैलीनुमा अंग है जो मूत्र को क्या करता है, जमा करता है। ठीक है दोस्तों, तो मूत्रवाहिनी से हम लोग का मूत्राशय में आकर जमा होता है। ठीक है दोस्तों, और ये मूत्र मार्ग है यूरेथ्रा, यह एक नली है जो मूत्राशय से मूत्र मार्ग से बाहर निकलती है, और मूत्राशय हम लोग का ये जो मूत्र मार्ग है यहाँ से निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग का गुदा से फिर मूत्रवाहिनी में जाता है, फिर मूत्रवाहिनी से फिर मूत्राशय में, फिर मूत्रमार्ग में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ये फिगर है, फिगर में हम लोग का ये जो किडनी है, किडनी से हम लोग का ये नली के माध्यम से मूत्रवाहिनी में जाता है, मूत्रवाहिनी से फिर मूत्राशय में, फिर मूत्राशय में। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डैश के बढ़ने पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। तो डैश बढ़ने पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है, तो किसके कारण। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, दूरी, विद्युत धारा, वोल्टता या प्रतिरोध। तो आंसर क्या आ जाएगा, तो दूरी, दूरी के कारण हम लोग की धारा बढ़ने पर धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घट जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम लोग का कंडक्टर से बढ़ती दूरी के साथ साथ कंडक्टर के दिए गए करंट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कमजोर हो जाता है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र करंट ले जाने वाले कंडक्टर से बढ़ती दूरी के साथ कमजोर हो जाता है, इसलिए संकेंद्रित वृत्त अधिक प्रमुख हो जाते हैं, क्योंकि हम इसमें दूर हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए वर्तमान चालक से दूरी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत के साथ एक व्युत्क्रम संबंध है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। मूल चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड लाना पहले क्षेत्र को रद्द कर देगा और मूल चुंबकीय क्षेत्र को कम करेगा। संक्षेप में इस प्रक्रिया को अक्सर चुंबक की ढाल के रूप में संदर्भित किया जाता है, उसी स्थान पर एक दूसरे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है जो एक मजबूत उतार चढ़ाव को दर्शाता है। हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है। तो मानव शरीर के किस भाग में विली उपस्थित होता है हम लोग का, तो आंख में, गुद्दे में, यकृत में या छोटी आंत में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि छोटी आंत में होता है हम लोग का विली। ठीक है दोस्तों, हम आइए इसके फिगर को देखते हैं। हम लोग का ये शरीर का भाग है जिसमें हम लोग का छोटी आंत का ये भाग है। ठीक है दोस्तों, तो छोटी आंत में हम लोग का डेडुनम
जेजुनम और इलियम होता है, ठीक है दोस्तों। तो डेडुनम में क्या होता है हम लोग का, यह छोटी आंत का क्या होता है हम लोग का, यह पहला भाग होता है, ठीक है दोस्तों। छोटी आंत का पहला भाग होता है, ठीक है दोस्तों इसमें। और इसमें क्या होता है हम लोग का, इसमें भोजन ग्रहणी से आता है, ठीक है दोस्तों। अमाशय से हम लोग का भोजन क्या हम लोग का इसमें आता है डेडुनम जेडुनम में। और इसमें क्या होता है भोजन को हम लोग का क्षारीय बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो क्षारीय हम लोग का कहाँ भोजन बनता है, तो डेडुनम वाले भाग में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ता है जेजुनम में जाता है, ठीक है दोस्तों। इसमें भोजन का पचने का कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें छोटी आंत के नीचे हिस्से में पहुंचाने का कार्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों इसमें। और जेजुनम पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, तो जेजुनम वाले पाचन क्रिया कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और इलियम वाले भाग में हम लोग का, इलियम वाले भाग में हम लोग का सक्कस इंटिकस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इलियम वाले भाग में हम लोग का पाया जाता है सक्कस इंटिकस, ठीक है दोस्तों। इसमें कई आंतरस से निकलता है, इन आंतरस को सक्कस इंटिकस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग को सक्कस इंटिकस, इसको ध्यान रखिएगा। जेजुनम वाले में पाचन क्रिया नहीं होती है, डेडुनम वाले भाग में हम लोग का ग्रहणी से आता है और मिलता है भोजन को क्षारीय बन जाता है, ठीक है दोस्तों इसमें। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का 12 ओम, 16 ओम, 48 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं, नेट प्रतिरोध क्या है। तो हम लोग का नेट प्रतिरोध निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/48, ठीक है दोस्तों। अब हम इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 48, ठीक है। तो हम लोग का 12×4 = 48, फिर हम लोग का 16×3 = 48 और एक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 48 एकम 48, ठीक है दोस्तों। और एक कट जाएगा 4×3 = 7 और एक 8, 8/48, तो एक कट जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का आर बराबर क्या हो जाएगा 6 ओम, ठीक है दोस्तों। आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी कि 6 ओम, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, किसी सामग्री के अपवर्तक सूचकांक को विभिन्न मीडिया में प्रकाश के डैश के सापेक्ष प्रसार के साथ जोड़ा जा सकता है। तो चाल, दूसरा है त्वरण, तीसरा है बल और चौथा है विस्थापन। तो किसके सापेक्ष प्रसार के साथ जोड़ा जा सकता है, हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा चाल, ठीक है दोस्तों। चाल के सापेक्ष प्रसार के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं निर्वात में। निर्वात में अपवर्तनांक 1 होता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश का अपवर्तनांक कितना होता है, 1 होता है। और वायु में अपवर्तनांक लोगों कितना है, 1.0003 होता है, ठीक है दोस्तों, जो निर्वात के बहुत करीब होता है। पानी में अपवर्तनांक लोगों कितना होता है, 1.33 होता है, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा, पानी का अपवर्तनांक 1.33। कांच का अपवर्तनांक हम लोग का कितना होता है, 1.5 होता है। और हीरे का अपवर्तनांक हम लोग कितना होता है, 2.42 होता है, ठीक है दोस्तों, जो सबसे अधिक ज्ञात अपवर्तनांकों में से एक है, ठीक है दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक। इसको ध्यान रखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है। तो पहला एसिटिलीन है, दूसरा एथेन है, तीसरा बेंजीन है, चौथा एथीन है। तो हम लोग का आंसर बताइए, हम लोग का 6वां का आंसर क्या जाएगा, वो का एथेन, ठीक है दोस्तों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग का कौन कौन से आते हैं, संतृप्त में हम लोग का एल्केन आता है, ठीक है दोस्तों, एल्केन। और असंतृप्त में हम लोग का असंतृप्त असंतृप्त में हम लोग का एल्केन, एल्केन हो गया। अब हम लोग का एल्केन और एल्काइन आता है, ठीक है दोस्तों, असंतृप्त में, ठीक है दोस्तों। और ये सिंगल बॉन्ड है एल्केन, एल्किन डबल बॉन्ड है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, मानव में यौन प्रजनन में महिला की योनि में शुक्राणु की शुरुआत शामिल है, निषेचन कहाँ होता है। तो गर्भाशय में, दूसरा है ग्रीवा में, तीसरा योनि में, चौथा फैलोपियन ट्यूब में। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, तो 7वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का चौथा, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का ये अंडाशय है, ठीक है दोस्तों, और ये हम लोग का फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है दोस्तों। और ये हम लोग का गर्भाशय है, और ये ग्रीवा है हम लोग का, और ये है यौन, ठीक है दोस्तों। 8वां नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि है जिसकी इकाई वोल्ट प्रति एम्पियर होती है। तो कार्य का, आवेश का, तीसरा है विद्युत धारा का, चौथा है प्रतिरोध का। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का चौथा, यानी कि प्रतिरोध हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये कैसे है, V बराबर IR, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है हम लोग का राशि है जिसकी वोल्ट प्रति एम्पियर,
वोल्ट प्रति एम्पियर चाहिए तो V बटा में I हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बराबर R, ठीक है दोस्तों। तो V वोल्ट बटा में एम्पियर, ठीक है दोस्तों, ऐसे आया, ठीक है दोस्तों। हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कमी यानी कि रिडक्शन के लिए गलत है। हम लोग का रिडक्शन के लिए गलत है, तो पहला है इलेक्ट्रॉनों का लाभ, दूसरा है हाइड्रोजन का योग, तीसरा है ऑक्सीजन को हटाना, चौथा हम लोग का इलेक्ट्रॉन की हानि। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का नौ का नौ का हम लोग का चौथा आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की हानि हम लोग का ये कमी के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का गलत है, ठीक है दोस्तों। और ये इलेक्ट्रॉनों का लाभ, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन को हटाना ये कमी के लिए हम लोग का सही है, ठीक है दोस्तों। हम लोग का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण में हम लोग का यानी कि ऑक्सीडेशन में हम लोग का क्या होता है, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन 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 हम लोग का इसमें क्या होता है हम लोग का, तो ऑक्सीजन क्या होता है हम लोग का जुड़ता है, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ठीक है दोस्तों, और हाइड्रोजन होता है हम लोग का टूटता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अलग होता है, ठीक है दोस्तों। इसको ध्यान रखें, एक और एक याद हो जाएगा हम लोग का तो ऑटोमेटिक दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऑक्सीकरण हम लोग का याद रखिएगा, ऑक्सीजन को हम लोग का ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन टूटता है, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण में हम लोग का। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में 4 समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े थे, जो एक सेल से जुड़े थे ये अब हटा दिए गए हैं, अब एक ही सेल के समांतर में पुनः जोड़े गए हैं। श्रेणी क्रम परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा के साथ समांतर परिपथ में धारा का अनुपात होगा। तो हम लोग का पहला है 4:1, दूसरा है 1.4 और 1:4, तीसरा है 16:1, चौथा है 1:16। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 10वें का हो जाएगा 1:4, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र किस पर स्थित होता है, पहला है दर्पण के नीचे, दूसरा दर्पण के पीछे, तीसरा है दर्पण के ऊपर, चौथा है दर्पण के सामने। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का हम लोग का, तो 11 का हो जाएगा हम लोग का दर्पण के सामने हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उत्तल दर्पण वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण के सामने स्थित होता है, ठीक है दोस्तों। वही उत्तल दर्पण में हम लोग का क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा हम लोग का, उत्तल दर्पण हो जाएगा हम लोग का दर्पण के पीछे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, हम लोग का दर्पण के पीछे हो जाएगा हम लोग का, ठीक है दोस्तों। तो अवतल दर्पण हम लोग का दर्पण के सामने वक्रता केंद्र के, और उत्तल दर्पण दर्पण के पीछे होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्का 1.33 अपर्तनांक वाले पानी से भरे 30 सेंटीमीटर ऊंचे गिलास के नीचे रखा जाता है, तो सिक्के की आभासी गहराई प्रतीत होती है। तो कैसे हम लोग का आभासी गहराई निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो आभासी गहराई हम लोग का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो 30 बटा में हम लोग का 1.33 यानी कि अपर्तनांक हो जाएगा हम लोग का 33, ठीक है दोस्तों। तो इससे भाग देंगे तो हम लोग आ जाएगा हम लोग का दूसरा, ठीक है दोस्तों, 22.6 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भाग देकर इसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, 22.6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है। तो Hg, फेरस, आयरन गोल्ड और कॉपर। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 13 का आंसर हो जाएगा आयरन गोल्ड, ठीक है दोस्तों। तो आयरन गोल्ड धातु सिल्वर से कम अभिक्रियाशील होती है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसके अभिक्रियाशीलता को देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सक्रियता अभिक्रियाशीलता श्रेणी, ठीक है दोस्तों। तो के पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, Zn जिंक, फेरस, उसके बाद आयरन, Pb लेड, Hg हाइड्रोजन, कॉपर यानी तांबा, Hg यानी मरकरी, Ag यानी सिल्वर और आयरन गोल्ड यानी गोल्ड, ठीक है दोस्तों। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, तो के पोटेशियम है और घटती अभिक्रियाशीलता है, ठीक है दोस्तों। और सबसे कम किसका है, तो आयरन गोल्ड का है, ठीक है दोस्तों, सबसे कम अभिक्रियाशीलता है, ठीक है दोस्तों। मैंने इसकी सक्रियता श्रेणी की एक ट्रिक भी बनाई है, ठीक है दोस्तों, तो आप जाकर मेरे शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिक को। 14 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, इथेनॉल का सजातीय होता है प्रोपेनॉल, पहला है, दूसरा है पेथेनॉल, तीसरा है एथेनॉल, चौथा है एथेनॉल एटेड। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, इथेनॉल का सजातीय, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का मेथेनॉल, ठीक है दोस्तों। एथेनॉल का सजातीय हम लोग का हो जाएगा दूसरा मेथेनॉल, ठीक है दोस्तों।
समजातीय श्रेणी उन पदार्थों का एक संग्रह है जिसका एक सामान्य सूत्र होता है व उसके संबंधित रासायनिक गुण होते हैं। जैसे जैसे श्रेणी के सदस्यों का परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे उनके भौतिक गुण भी बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अल्कोहल संबंधित कार्बनिक पदार्थों का एक समूह होता है, उसी सभी में क्रियात्मक समूह OH होता है जो अल्कोहल को अनूठा गुण प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। सजातीय अनुक्रम में पहले 3 अल्कोहल मेथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल है। ठीक है दोस्तों। तो सजातीय अनुक्रम में क्या होता है? पहले 3 मेथेनॉल CH3OH, इथेनॉल C2H5OH और प्रोपेनॉल C3H7OH है। मेथेनॉल इथेनॉल का क्या पूर्ववर्ती सजाती है। ठीक है दोस्तों। तो ऑल में OH। ठीक है दोस्तों। और कार्बोक्सिलिक मामलों का COOH होता है। ठीक है दोस्तों। कार्बोक्सिलिक मामलों का COOH। कीटोन में CO होता है। ठीक है दोस्तों। कीटोन मामलों का CO जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 15 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाना जाता है? तो वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करने कौन जाना जाता है? पहला NO2, दूसरा SO2, तीसरा है CO, चौथा है CFC। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा हम लोग चौथा यानी कि CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग का वायुमंडल को ओजोन परत को क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है दोस्तों। 16 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, एक विद्युत मोटर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को किसमें रूप में परिवर्तित किया जाता है विद्युत मोटर को? तो विद्युत ऊर्जा को हम लोग का आंसर हो जाएगा, आंसर बताते चलिएगा। ठीक है दोस्तों। पहला है यांत्रिक, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है ऊष्मा, चौथा है चुंबकीय। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? पहला यानी कि यांत्रिक में बदलता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को मोटर। ठीक है दोस्तों। अब आइए हम लोग कुछ विद्युत उपकरण को देख लेते हैं और उसका चेंज कैसे परिवर्तन होता है। जैसे ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण, जैसे उपकरण और उनका रूपांतरण हम देखते हैं। सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों। माइक्रोफोन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 17 नंबर में लोग क्वेश्चन है, डोबेर्नाइनर के त्रिक में तत्वों को निम्न में से किस प्रकार लिखा गया था? तो पहला बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ बाएं से दाएं जाना, दूसरा है बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ समूह में नीचे, घटते परमाणु द्रव्यमान वाले समूह में नीचे, चौथा है घटते परमाणु द्रव्यमान के साथ बाएं से दाएं जाना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा हम लोग का दूसरा, यानी कि बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के साथ समूह में नीचे जाना। ठीक है दोस्तों, डोबेर्नर के त्रिक के नियम के अनुसार। ठीक है दोस्तों। हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है, आप निम्नलिखित चित्र में दिखाई गई कोशिकाओं के प्रकार को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो कोशिकाओं के प्रकार को कहाँ से प्राप्त करना है? पहला है पत्ते और प्ररोह से, दूसरा है तने और जड़े से, तीसरा है जड़े और पुष्प से, चौथा है पुष्प और पत्ते से। तो हम लोग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? आंसर हो जाएगा एक, यानी कि पत्ते और प्ररोह से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस चित्र को। तो हम लोग का पत्ती की संरचना में हम लोग क्या आता है? पत्ती की जो संरचना में हम लोग का ये होता है वाला भाग, तो सिरा होता है। ठीक है दोस्तों। और मध्य सिरा में हम लोग का ये वाला भाग मध्य सिरा होता है। और पर्णवृत्त जो हम लोग का ये जो होता है, पर्णवृत्त हम लोग का। और पर्णफलक यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसको हम लोग पर्णफलक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो हम लोग कोशिकाओं में पत्ती यानी सेल वाल और प्ररोह यानी प्लास्टिड दो अलग अलग संरचनाएं होती है। पत्ती यानी पादप कोशिकाओं की बाहरी परत होती है। तो पत्ती जो क्या होती है? हम लोग को पादप कोशिकाओं की बाहरी परत होती है जो उन्हें आकार और सुरक्षा प्रदान करती है। जबकि प्ररोह यानी पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले दोहरे झिल्ली में बंधे हुए अंगक है जो विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे हम लोग का प्रकाश संश्लेषण। अब हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट एक मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण को डैश के रूप में जाना जाता है? पहला है हम लोग का वॉशिंग सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, दूसरा हम लोग का ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण, तीसरा हम लोग का बेकिंग पाउडर, चौथा हम लोग का बेकिंग सोडा खाने का सोडा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 19 नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी बेकिंग पाउडर। ठीक है दोस्तों। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो बेकिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों।
वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा क्या फार्मूला क्या होता है, तो Na2CO3 10H2O, ठीक है दोस्तों, धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा। और व्यंजन यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग का होता है। और बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, यानी कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का ये फार्मूला है, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 और बेकिंग सोडा का NaHCO3, ठीक है दोस्तों। और बेकिंग पाउडर ये अलग होता है, ठीक है दोस्तों। हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। ए है ए एक उत्तल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। बी है एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। सी है बिंब की स्थिति के आधार पर उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब या तो छोटे समान आकार के या बड़े होते हैं। चौथा हम लोग का बिंब की स्थिति के आधार पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब या तो छोटे समान आकार के या बड़े होते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 20 का हो जाएगा तीसरा, यानी कि बी और डी हम लोग का सही है, ठीक है दोस्तों। तो बी एक अवतल दर्पण यानी कि वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा प्रतिबिंब बना सकता है गोलीय दर्पण यानी प्रकाश प्रवर्तन के संबंध में। और हम लोग का डी हो जाएगा बिंब की स्थिति के आधार पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब या तो छोटे समान आकार के या बड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। 21 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, रक्तदाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत बताना है हम लोग को। तो पहला है धमनियों की तुलना में शिराओं में दाब बहुत अधिक होता है। दूसरा है निलय संकुचन के दौरान होने वाले दाब को प्रकुंचन दाब कहा जाता है। निलय शीतलन के दौरान होने वाले दाब को अनुशीतलन दाब कहा जाता है। तीसरा है सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mmHg होता है और अनुशीतलन दाब 80 mmHg होता है, ठीक है दोस्तों। और दाब का सफाइग्नोमीटर का उपयोग करके मापा जाता है। तो ये हम लोग का सही है, ठीक है दोस्तों। और प्रकुंचन दाब ये भी सही है और अनुशीतलन दाब ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। और निलय के ये भी संकुचन हम लोग का सही था, ठीक है दोस्तों। हम लोग का पहला हम लोग का ये बात हम लोग का गलत है, ठीक है दोस्तों। तो धमनियों की तुलना में शिराओं में दाब बहुत अधिक होता है, ये बात गलत है, ठीक है दोस्तों। शिराओं में कम होता है, ठीक है दोस्तों, धमनियों में अधिक होता है। हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन है, न्यूलैंड द्वारा किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था। तो कोबाल्ट और निकिल को, दूसरा है कैल्शियम और कॉपर को यानी कॉपर को, तीसरा है आर्सेनिक और Fe को, और चौथा है हम लोग का सोडियम और एल्यूमिनियम को। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, आंसर हो जाएगा हम लोग का फर्स्ट यानी कि कोबाल्ट और निकिल को दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा था, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का न्यूलैंड के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि यह प्रत्येक आठवें तत्व के गुण समान थे। प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या प्रदान करने का यह पहला प्रयास था उसका, ठीक है दोस्तों, न्यूलैंड का यह पहला प्रयास था। उन्होंने अष्टक नियम दिया, न्यूलैंड को कोबाल्ट और निकेल को एक ही समूह में रखा क्योंकि उनके गुण क्या थे, समान थे, ठीक है दोस्तों। 23 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक उत्पाद उत्पन्न करते हैं क्या कहलाती है। तो दो अभिकारक होते हैं जिसमें एक केवल एक उत्पाद बनता है उसको क्या कहलाता है हम लोग को, पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है पृथक्करण अभिक्रिया, चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जो एक उत्पाद बनता है दो मिलकर, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का पहला यानी कि संयोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। और जब दो विभाग एक उत्पाद एक अभिकारक मिलकर दो अलग अलग उत्पाद बनते हैं तो हम लोग का वियोजन अभिक्रिया होती है, ठीक है दोस्तों। 24 नंबर हम लोग क्वेश्चन है, मात्र स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या आता है। तो पहला है सभी नई माताओं के देखभाल प्रसव के बाद, दूसरा है गर्भावस्था और प्रसव के दौरान देखभाल, तीसरा है गर्भवती महिलाओं की देखभाल, चौथा है प्रसव पूर्व प्रसूतिक जन्म और प्रसवोत्तर काल के दौरान देखभाल। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, मात्र स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या आता है हम लोग का, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है दोस्तों, प्रसव पूर्व प्रसूतिक जन्म और प्रसवोत्तर काल के दौरान देखभाल, ठीक है दोस्तों। हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है, तापीय चालकता की इकाई है, हम लोग को तापीय चालकता की इकाई बताना है। तो पहला हम लोग का क्या है,
जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। दूसरा है जूल सेकंड केल्विन। हम लोग का तीसरा है प्रति जूल प्रति सेकंड प्रति किलोग्राम। चौथा है जूल प्रति सेकंड केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर प्रति केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रख कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तापीचा लगता है कि इकाई। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ये सेशन अब खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब हम लोग का अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, अगला सेट लेकर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।